हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हम सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि सेल क्या होता है, लेकिन सेल के बेसिक एस्पेक्ट्स को जानने से पहले कुछ जो चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखी हैं कि दुनिया में पृथ्वी पर पहली बार जब सेल डेवलप हुए थे तो वो सर्वाइव कैसे कर सके, उनके आसपास क्या डेवलप हो गया था और इस चीज़ की रिसर्च फाइंडिंग्स किसने कैरी आउट करी, इसको ज़रा समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक रिसर्च कैरी आउट हुई थी कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, कुछ साइंटिस्टों के द्वारा, जो कि बिलोंग करते थे एक इंस्टीट्यूट से कुछ साल पहले। ये इंस्टीट्यूट आज भी है वैसे सर्वाइविंग। कहाँ पर है? यूपी का जो शहर है लखनऊ, वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस। दोस्तों, पेलियो वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू एंशिएंट एरा। बहुत पुराने जमाने की जो चीज होती है, जो प्राचीन काल की जो चीज होती है, उसको हम पेलियो कहते हैं। अब यहाँ पर पेलियो के साथ क्या वर्ड लिखा हुआ है? साइंसेस, यानी कि साइंस के, विज्ञान के वो रहस्य जो कि एंशिएंट टाइम में छुपे हुए हैं और जिसको आज के साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और लेबोरेटरी में आकर उसको स्टडी करते हैं कि उसकी एज क्या है। ऐसे विज्ञान की चीज़ों को, ऐसी साइंस की चीज़ों को हम लोग नाम देते हैं पेलियो साइंसेस। ठीक है, तो ये एक इंस्टीट्यूट था, आज भी है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस लखनऊ। इन्होंने स्टडी करा था। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा ना, मैंने आपको हॉट स्प्रिंग्स के बारे में और थर्मोफाइल्स के बारे में पढ़ाया था। तो इन्होंने हॉट स्प्रिंग्स को स्टडी करा था और इन्होंने ये डिस्कवर करा था दुनिया में, अर्थ पे, याद करो प्रीवियस लेक्चर का कंटेंट, जब मैंने आपको बताया था कि शुरू में जो अर्थ था वो बहुत ही ज्यादा एक गर्म प्लेनेट था। तो जब ये हॉट स्प्रिंग डेवलप हुए थे, इन हॉट स्प्रिंग के आसपास एक पदार्थ डेवलप हो गया था जिसको हम नाम देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इन हॉट स्प्रिंग्स के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट की एक जो लेयर है वो डेवलप हो गई थी। और इन हॉट स्प्रिंग में क्या डेवलप हुआ था? सबसे पहले डेवलप हुए थे इसके अंदर हीट लविंग बैक्टीरिया, जो कि जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनका नाम होता है थर्मोफाइल्स। और मैंने आपको यह भी बताया था, सभी के सभी जो थर्मोफाइल्स होते हैं, जरूरी नहीं वो बैक्टीरिया हो, लेकिन ज्यादातर पृथ्वी पे पाए जाने वाले जो थर्मोफाइल्स होते हैं वो बैक्टीरिया में आते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्टों का, इस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्टों का यह मानना था कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर्स डेवलप हुई थी हॉट स्प्रिंग्स के आसपास, हॉट स्प्रिंग के इर्द गिर्द, इसकी वजह से जो अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको प्रोटेक्शन मिली थी। यहां पर अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसको कहा जा रहा है? एंशिएंट टाइम में डेवलप होने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि दुनिया में पृथ्वी पर कदम रखने वाले सबसे पहले जो सेल्स थे, इन कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर की मदद से हॉट स्प्रिंग के आसपास ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जो डेवलप हो गई थी, तो इसने प्रोटेक्शन दी। शुरू में दुनिया में पृथ्वी पर पहली बार आने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को किससे इनको प्रोटेक्शन मिली? एक तो हार्मफुल रेडिएशन से और दूसरा एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन से। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ने इनको प्रोटेक्ट करके रखा, क्योंकि अगर ये लेयर डेवलप नहीं होती तो साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि ये जो सेल्स हैं इनके स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ हो सकती थी, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर उस टाइम पर बिल्कुल असहनीय था। बहुत ही ज्यादा हॉट एक्सट्रीम कंडीशंस उस टाइम पर थी और सेल्स और उनकी जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो लुप्त हो जाती। और सेल्स ही अगर डेवलप नहीं हो पाते तो आगे चलकर इतने सारे जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब भी आगे चल के डेवलप नहीं हो पाते। तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर ने कहीं ना कहीं सहारा दिया है, कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन दी है कि ये जो सेल्स हैं, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, ये अच्छी तरीके से सर्वाइव होकर अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके, जिसकी वजह से अलग अलग जीव जंतु जो है वो पृथ्वी पर पैदा हुए। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो डिपॉजिट्स है, इसने मदद करी कि पहली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बन सके सेल्स की। और इसी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को हम सेल के इर्द गिर्द पाए जाने वाली एक कवच के तौर पर, एक शील्ड के तौर पर, एक लेयर के तौर पर समझ सकते हैं, जो कि होती है सेल की मेम्ब्रेन, जो कि उसको एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाती है। और इसलिए ऐसी मेम्ब्रेन को, ऐसी लेयर को हम लोग नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। हम लोग इसको नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि सेल होता क्या है। ठीक है, ये तो
एनसीईआरटी में कुछ पोर्शन था वो बाकी रह गया था जो हम प्रीवियस क्लास में कवर नहीं कर पाए थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दिया। अब बेसिक तरीके से समझ लेते हैं कि सेल क्या होता है। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम जानते हैं कि वो सेल से बने हुए हैं, ठीक है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं, कुछ बहुत सारे सेल से बने होते हैं। एक सेल से बनने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अलग नाम देते हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे प्रकार के सेल्स होते हैं उनको हम अलग नाम देते हैं। अभी हम थोड़ी देर में उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल होते हैं। फिर चाहे आप प्लांट्स की बात करो, जानवरों की बात करो, फंगस की बात कर लो, बैक्टीरियम की बात कर लो और ह्यूमन बींग्स की बात कर लो। दोस्तों यहाँ पर बैक्टीरियम लिखा हुआ है। जनरली एनसीईआरटी में आप वर्ड सुनते होगे बैक्टीरिया। फर्क क्या होता है बैक्टीरियम और बैक्टीरिया में? बैक्टीरियम हम सिंगुलर स्पीशीज को कहते हैं, यानी कि एक, और अगर आप बहुत सारे बैक्टीरियम को कंबाइन करो तो उसका जो प्लूरल एस्पेक्ट होता है उसको हम बैक्टीरिया नाम देते हैं। जैसे हम बोलते हैं किसी एक को फंगस, और बहुत सारे जब होते हैं फंगस तो उसको हम नाम देते हैं फंगाई, ठीक है। तो अगर ये मल्टीपल होंगे फंगस तो उसको हम बोलेंगे फंगाई, और बहुत सारे अगर बैक्टीरिया होंगे तो उसको हम बैक्टीरियम ना बोलकर, बहुत सारे अगर बैक्टीरियम होंगे तो हम उसको बैक्टीरियम ना बोलकर बैक्टीरिया बोलेंगे, ओके। तो सेल्स जो है वो एक ऐसा बेसिक लेवल रिप्रेजेंट करते हैं, इस बेसिक लेवल पर जहां पर जिंदगी जो है वो एग्जिस्ट कर पाती है बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके पास ये क्षमता है, जिसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो परफॉर्म कर सके लाइफ की एक्टिविटीज को अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगर सेल से कोई भी चीज छोटी होगी, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये वाली चीज क्लियर करी थी, ठीक है। कोई भी चीज जो सेल से छोटी है साइज में, वो इंडिपेंडेंट तरीके से सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट नहीं कर सकती। जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस उसके बॉडी के जो कैरी आउट हो रहे हैं, जैसे आपके और मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कैरी आउट हो रहे हैं, हमें जो स्ट्रक्चर मिल रखा है, हमारी बॉडी को जो शेप मिल रखा है, हमारे बॉडी के अंदर वो जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारा का सारा काम अगर आपको बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर जाकर जानना है तो उसका आंसर है कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन सेल के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो चीजें हैं जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को ओवरऑल मेंटेन कर रहे हैं वो है हमारे ऑर्गन्स। सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है, उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। अब ये जो दोस्तों सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शंस को, सभी के सभी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिल्कुल बेसिक लेवल पर सबसे छोटी चीज का ऐसा नाम बताओ जो कि लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने में सक्षम है इस पृथ्वी के ऊपर, तो उसका आंसर होता है सेल। कोई भी चीज जो सेल के आकार से छोटी होगी, या आप एक सेल ऑर्गेनेली की भी बात करो, तो वो सभी के सभी कुछ लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट तो कर लेगा वो सेल ऑर्गेनेली। जैसे हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं, जो दिल है, किडनी है, लिवर है, ब्रेन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को तो कैरी आउट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरी बॉडी को उसके स्ट्रक्चर को देना या सभी के सभी फंक्शंस को कैरी आउट करने में एक ऑर्गन जो होता है वो असक्षम होता है, ठीक है। सेल्स, इसका मतलब लाइफ की फाउंडेशन है। सेल्स जो है बड़ी सिंपल चीज होती है, पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिकॉज ये लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करो एक छोटे से बैक्टीरियम से लेकर बड़े बड़े पेड़ तक और इंसानों तक, तो लाइफ जो है इन सब के अंदर, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे पेड़ हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, लाइफ की शुरुआत इन सारी चीजों के अंदर होती है, इन सारे लिविंग क्रिएचर्स के अंदर होती है फ्रॉम सेल, बिकॉज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चीज आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो आई होप यहाँ पर जो भी डिस्कशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। अभी दोस्तों मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि कुछ लिविंग क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, और कुछ लिविंग क्रिएचर्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारे प्रकार के सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं,
उसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जिनके अंदर एक ही सेल होता है, और जिनके अंदर बहुत सारे अनगिनत मात्रा के अंदर हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जो सेल्स पाए जाते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ बेसिक एस्पेक्ट दोस्तों हम जान लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ, याद रखना, एक ही सेल से बने हुए हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग नाम देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एक ही सिंगल सेल से बना होता है, यीस्ट एक ही सिंगल सेल से बना होता है, और एमीबा। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सिर्फ एक ही सिंगल सेल प्रेजेंट है, वो सभी के सभी लाइफ एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि जब कोई दूसरा सेल है ही नहीं तो और कोई सेल कैसे लाइफ की एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल कैरी आउट करता है, और इसलिए हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर एक ही सेल है, और वही एकमात्र सेल इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट और एमीबा, इनके अंदर सभी के सभी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत सारे सेल्स से उनका स्ट्रक्चर बना होता है, और बहुत सारे सेल्स मिलकर लाइफ के प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं एस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, सभी के सभी जो प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मछलियाँ, चिड़िया, इंसान, ये सभी मल्टी सेलुलर स्पीशीज है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के फीचर क्या होते हैं? इनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सेल्स ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अपना काम बांट लेते हैं, कैटेगरी बन जाती है उनकी, उनकी एक बास्केट बन जाती है, बकेट बन जाती है। कुछ सेल्स जो है वो मिलकर वो ये कहते हैं हम हार्ट के फंक्शंस को संभालेंगे। कुछ जो सेल्स होते हैं वो ये कहते हैं हम किडनी के फंक्शंस को संभालेंगे। कुछ जो सेल्स होते हैं वो कहते हैं हम नर्वस सिस्टम को संभालेंगे। कुछ सेल्स कहते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को संभालेंगे। सभी ने अपना वर्क, जैसे एक फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर पैकेजिंग होती है, मैनेजमेंट की जो चीज होती है, ट्रांसपोर्टेशन की जो चीज होती है, डिजाइनिंग की जो चीज होती है, टेक्नोलॉजी की जो चीज होती है, हर एक डिपार्टमेंट अच्छी तरीके से बाइफरकेट होता है। उस डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ अपने ही काम को करेंगे। उसी प्रकार से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनका एक डिपार्टमेंट होता है, एक दायरा होता है, एक बाउंड्री होती है काम करने की, वो सिर्फ वहीं पर काम करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से चलाने वाले जो सेल्स हैं वो नर्वस सिस्टम के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स हैं वो किडनी के फंक्शंस को कैरी आउट नहीं करेंगे। किडनी के जो सेल्स हैं वो कैसे भी करके ब्रेन के फंक्शंस को कैरी आउट नहीं करेंगे। और यहां पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो मल्टीपल सेल्स होते हैं, वो आपस में मिलकर काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में, ताकि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको स्ट्रक्चर सपोर्ट तो मिल ही पाए, तभी तो हम सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन स्ट्रक्चर देने का काम तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कर लेगा। लेकिन यहां पर ये सारे सेल्स जो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, इसकी वजह से फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है सेल्स को, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल सेल ही सभी की सभी लाइफ एक्टिविटीज को कैरी आउट कर रहा था। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेल्स ने अपना अपना काम बांट रखा है, लेकिन एक फैक्ट्री की, एक इंडस्ट्री की जैसे जो सक्सेस होती है वो तभी इंश्योर हो पाएगी जब सभी के सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बेहतरीन तरीके से मिलकर आपस में कोऑर्डिनेट कर कर बहुत अच्छे से काम करें। सिमिलरली एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पर, बेस्ट पोटेंशियल पर तभी काम कर पाएगी, उसके अंदर सभी जो ऑर्गन्स हैं वो इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से तभी फंक्शंस को कैरी आउट कर पाएंगे जब सभी के सभी सेल्स जो है वो कोऑर्डिनेशन में वर्क करें। और ये खास बात होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो यहां पर फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, अभी मैं आपको डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा था ना, फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का एग्जांपल देके, तो वहां पर एक ग्रुप ऑफ सेल है जो कि एक इंपॉर्टेंट फंक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं। दूसरे ग्रुप ऑफ सेल दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम अच्छे से चल सके वहां पर जो सेल काम कर रहे हैं उन सेल्स का कुछ लेना देना नहीं है
कि हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है। हार्ट के फंक्शंस को अच्छे से कैरी आउट करवाने के लिए जो हार्ट के पास, दिल के पास जो सेल्स हैं वो अपना काम देख लेंगे। नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल्स जो मौजूद हैं वो अपना काम अलग तरीके से करेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्होंने एक डिपार्टमेंट संभाल रखा है, सबका काम वहां पर एक जैसा है। ऐसे सेल्स को कंबाइंड तरीके से हम लोग कहते हैं टिश्यूज, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक डिपार्टमेंट को देखते हैं, एक फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं, अपना काम जानते हैं, और उस जगह पर उन सबका काम एक जैसा है। अगर उनको कंबाइन करके अगर आप एक टर्म से डिनोट करो तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं उनको हम टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये वाली चीज दोस्तों याद रखना। तो इसका मतलब ये है, सिमिलर सेल्स को अगर आप आपस में मिला दो और ये जान लो कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि अगर एक जगह है ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, ठीक है, वहां पर कुछ सेल्स हैं 1 2 3 4 5, इन सबके एक जैसे फंक्शंस हैं और ये एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, तो इन सबको मिलाकर एक बन जाएगा ग्रुप। और इसी ग्रुप को जो अपना काम एक डिपार्टमेंट के अंदर एक जैसा काम कर रहे हैं, जिनका दूसरे डिपार्टमेंट से, बॉडी के दूसरे डिपार्टमेंट से, दूसरे ऑर्गन के डिपार्टमेंट से लेना देना नहीं है, ऐसे ग्रुप को, ऐसे झुंड ऑफ सेल्स को हम लोग नाम दे देते हैं बायोलॉजी के अंदर टिश्यू। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 3 एग्जाम्पल यहां पर लिखे हुए हैं। सभी के सभी जो मसल सेल्स हैं वो मिलाकर बनते हैं मसल टिश्यू। नर्व सेल्स जो है वो कंबाइन तरीके से बनते हैं नर्वस टिश्यू, और प्लांट सेल्स जो हैं टुगेदर दे फॉर्म प्लांट टिश्यूज। सिंपल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक चैप्टर जो शुरू हुआ था ये सेल की डिस्कशन से हमने शुरू करा था, जिसमें हमने ये डिस्कस करा था कि सेल्स जो है दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी आपने प्रीवियस स्लाइड पर एक टर्म देखी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं उनको हम नाम दे देते हैं टिश्यू। तो टिश्यू से जब नंबर ऑफ टिश्यूज जो कंबाइन हो जाएंगे तब भी कोई चीज़ बनेगी क्या, और उससे जो चीज़ बनेगी अगर उसको भी हम कंबाइन कर दें तो नेक्स्ट लेवल की कोई चीज़ बनेगी क्या। इन टर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये जानना है कि एक जो छोटा सा ये जो सेल होता है, जस्ट अ मिनट, एक जो एक छोटा सा सेल होता है कहीं पर भी, ये सेल कैसे कॉम्बिनेशन में आते हुए पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देता है। फिर वो ऑर्गेनिज्म चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो। ठीक है, तो ये जो सभी के सभी लाइफ प्रोसेसेस हमारे अंदर कैरी आउट होते हैं, इनका बेसिक यूनिट तो आप जान गए हो, सेल है। नंबर ऑफ सेल को कंबाइन करके बन जाता है टिश्यू। लेकिन इसके बाद की कहानी क्या है, हम कैसे पहुंचते हैं एक ऑर्गेनिज्म तक, पेड़ पौधा, जानवर, इंसान, कुछ भी हो, वो कैसे बनते हैं। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा अगले टॉपिक को, जो कि है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी। ठीक है, इसको समझना, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो, सबसे पहले होता है एक सेल, वो सेल डिवाइड करेगा। मैंने आपको सेल डिवीजन का प्रोसेस बताया था पहले लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर के। सेल डिवाइड करेंगे और मल्टीपल सेल्स जो है वो बनेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता है सेल डिवीजन ना हो, वहां पर एक ही सेल होता है, लेकिन सेल्स जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर 99% ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड करते ही करते हैं। तो एक सेल से बनते हैं मल्टीपल सेल्स। मल्टीपल सेल्स को अगर आप कंबाइन कर दो तो अगली चीज जो बनती है हमारे पास, वो बनते हैं टिश्यूज। नंबर ऑफ टिश्यूज को अगर आप कंबाइन कर दो तो बनता है हमारे शरीर के अंदर एक अंग, यानी कि एक ऑर्गन। और नंबर ऑफ ऑर्गन्स को अगर आप कंबाइन कर दो तो वो बनता है ऑर्गन सिस्टम। और शरीर के अंदर सभी के सभी ऑर्गन सिस्टम्स को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो बनता है एक फुल फ्लेजेड कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जिसके बियॉन्ड फिर कुछ भी नहीं होता है। यानी कि अगर आपको हमारी बॉडी के अंदर लेवल्स जानने हैं ऑर्गेनाइजेशन के कैसे एक चीज जो कि है सेल, उससे कंबाइन होते 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 एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, एक कंप्लीट प्लांट, पेड़ पौधा, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनका जो ढांचा होता है, उनकी जो शेप होती है, उनके जो फंक्शंस कैरी आउट होते हैं, तो वो किस प्रकार से होते हैं, उसका लेवल क्या होता है। सबसे पहले सेल्स, उसके नंबर ऑफ सेल्स से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज को कंबाइन करके बनते हैं ऑर्गन्स,
ऑर्गन्स को कंबाइन करके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, और सभी के सभी ऑर्गन सिस्टम्स को अगर आप कंबाइन कर दो तो सिंपली बन जाता है एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी। ठीक है, तो आप इनको डिफाइन कैसे करोगे? सेल तो आप जानते ही हो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया ही था, सेल स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, टिश्यूज अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पर देखा, ग्रुप होता है ये सिमिलर सेल्स का जो कि सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उनको हम टिश्यूज कहते हैं। यानी कि एक सेल को अगर आप देख रहे हो तो वो सेल है, बहुत सारे सेल्स को अगर आप देख रहे हो तो वो सेल्स हो गए। ठीक है, और उन सारे सेल्स में से अगर आप कैटेगरी बना दो कि भाई तुम सबको ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना है, तुम सबको ये वाला टास्क परफॉर्म करना है, तुम सबका ये सारा कर्तव्य है, तुम सबको ये वाला वर्क करना है, तो वो बन जाएंगे टिश्यूज। अब ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? अलग अलग टिश्यूज जब कंबाइन होते हैं तो वो कॉम्बिनेशन के बाद बनाते हैं ऑर्गन्स। जैसे बड़े सारे टिश्यूज कंबाइन हो गए और एक ऑर्गन बना दिया उन्होंने हार्ट, बड़े सारे टिश्यूज कंबाइन होकर बन गए लंग्स, बड़े सारे टिश्यूज कंबाइन होकर बन गए स्टमक एंड सो ऑन। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? बड़े सारे ऑर्गन्स जब मेजर लाइफ फंक्शंस को साथ में परफॉर्म करते हैं, जैसे अभी तक हम टिश्यूज में ये देख रहे थे, ये ग्रुप है सेल्स का जो कि सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जब ऑर्गन सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म करने लग जाते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़े से फंक्शंस, लेकिन उस फंक्शन को बॉडी के अंदर कैरी आउट करवाने के लिए एक ऑर्गन, एक अंग सहारा नहीं दे रहा, मैं एक अंग हमारी मदद नहीं कर रहा है, बड़े सारे जो ऑर्गन्स है, बड़े सारे जो अंग हैं, साथ में मिलकर उस एक्टिविटी को, उस लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। एग्जांपल से मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं, मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है। जैसे आप बात कर लो, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, कुल मिलाकर आप अभी के लिए ऐसा समझ जाओ, मतलब बेसिकली हम जो सांस अंदर ले पा रहे हैं और सांस जो छोड़ पा रहे हैं, O2 को इनटेक कर रहे हैं, CO2 को रिलीज कर रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बड़े सारे ऑर्गन साथ में मिलकर ये सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को कैरी आउट करवाते हैं। जैसे हमारे नेजल पोर्स, नाक के छेद, हमारी नेजल कैविटी जहां से सांस अंदर जाएगी और सांस हमारी बाहर छूटेगी, हमारा ट्रैकिया और हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स, अगर इन सब को कंबाइन कर दिया जाए, ये सब है क्या? नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स हैं क्या? ये ऑर्गन्स हैं। ये सारे ऑर्गन्स को अगर आप कंबाइन कर दो तो इससे बनेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन सारे ऑर्गन्स के अच्छी तरीके से फंक्शन करने की वजह से, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा अच्छे तरीके से फंक्शन कर पा रहा है, हम इससे कर क्या पाएंगे? हम इससे अच्छी प्रॉपर तरीके से सांस ले पाएंगे, ये हमें सांस लेने में और सांस छोड़ने में मदद करेंगे। ये सारे ऑर्गन्स जिन्होंने मिलकर बनाया हमारा एक ऑर्गन सिस्टम, जिसका नाम है यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स हमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में मदद कर रहे हैं, ब्रीदिंग में मदद कर रहे हैं। तो जब सेल्स, ध्यान से सुनना, जब सारे के सारे सेल्स अगर हाईली तरीके से ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर और ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर, मतलब वो आपको ये बोल रहा है, जो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे ना, तो एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि भले ही सेल्स कॉम्बिनेशन में मिलकर बन जाए टिश्यूज, मल्टीपल टिश्यूज कंबाइन होकर बन जाए ऑर्गन्स, और मल्टीपल ऑर्गन्स कंबाइन होकर बन जाए ऑर्गन सिस्टम, और सभी के सभी ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर बना दें एक ऑर्गेनिज्म को, लेकिन तब भी सेल की इंपॉर्टेंस इन सब में सबसे ज्यादा रहती है। ओल्ड इज गोल्ड, सबसे पुरानी जो चीज है, जहां से पूरी की पूरी शुरुआत होती है, सेल का अल्टीमेट आउटकम क्या है? ऑर्गेनिज्म बनेगा इन सारे प्रोसेसेस से होते हुए, लेकिन फिर भी जो बाप है वो तो बाप ही रहेगा। सेल हमेशा हर चीज में बाप है, तो सेल जो है वो फिर भी फंडामेंटल यूनिट ही रहेंगे एक ऑर्गेनिज्म के, या सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसके स्ट्रक्चर को देने के लिए और फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि सेल ही नहीं होंगे तो टिश्यू कैसे बनेंगे, फिर ये ऑर्गन कैसे बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेंगे, एक फुल फ्लेजेड कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे मिलेगा अगर सेल ही एब्सेंट हो जाए? यही नहीं होगा, बाप ही नहीं होगा तो बेटा कैसे पैदा होगा? ये वाली बात है। ठीक है, इसका मतलब ये है हर एक हमारी लाइफ की जो एक्टिविटी होती है अल्टीमेटली वो डिपेंडेंट होती है सेल्स के ऊपर। ठीक है, ऑर्गन्स जो हैं वो बिना सेल के परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो, मतलब इस लाइन को चेंज करके आप ऐसे भी समझ सकते हो, टिश्यू बन ही नहीं सकता सेल्स के प्रेजेंस के बिना, ऑर्गन्स नहीं बन सकते टिश्यू के बिना,
और टिश्यू खुद बने सेल्स से। तो अगर ऑर्गन्स को बनना है तो बेस होना चाहिए सेल्स का। ऑर्गन सिस्टम तब तक नहीं बन सकता जब तक ऑर्गन्स ना हो, ऑर्गन तब तक नहीं बनेंगे जब तक टिश्यू ना हो, टिश्यू जब तक नहीं बनेंगे जब तक सेल्स ना हो, और एक ऑर्गेनिज्म कभी भी नहीं बन पाएगा अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे सेल्स मौजूद ही ना हो। ठीक है, तो इसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ बायोलॉजिकल क्वेश्चंस रेज करते हैं। इन सब चीज़ों को जानते हुए जब विज्ञान का दौर आगे चल रहा था, साइंटिफिक डिस्कशंस हो रही थी वैज्ञानिकों के बीच में, साइंटिस्टों के बीच में, तो 4 इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो उनके सामने आकर खड़े हुए। वो क्या थे कि कैसे ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं हमारी लाइफ की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को कैरी आउट करवाने में मदद करते हैं। सेल्स के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये अलग अलग कंपोनेंट्स की दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है ना, ये सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी बात हो रही है। और सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, उनको हम ऑर्गन्स ना कह के सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स को हम लोग ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ठीक है, हम लोग उनको कहते हैं ऑर्गेनेलीज। तो सेल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स कौन से हैं, उनके ऑर्गन्स कौन से हैं, उनके ऑर्गेनेलीज कौन से हैं, सेल्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, और क्या सेल हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं या टाइम टू टाइम मरते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं, या कुछ सेल जो मर गए वो हमेशा के लिए मर जाते हैं, उनकी जगह कोई और ले लेता है। इन सारे सवालों को धीरे धीरे करके जैसे हमारा चैप्टर प्रोसीड होगा डिटेल्ड तरीके से हम समझेंगे। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।